तो आज अपन जैसे पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन और स्लेंडरनेस रेशियो। रेडियस ऑफ जाइरेशन यदि सेक्शन का निकालना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेक्शन की, वो अपने को निकालनी पड़ेगी। रेक्टेंगल सेक्शन है तो 1/12 BD² BD की क्यूब अपॉन सॉरी। और यदि सर्कुलर सेक्शन है तो पाई d 4/64 अपन रख देते हैं। ए अगर यदि आपके पास एरिया है तो अपन, यदि रेक्टेंगल है तो B × D रखेंगे। और यदि आपके पास में सर्कुलर है तो π/4 × D² रखेंगे। इस तरीके से अपन आर की वैल्यू है वो, यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं यदि अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन का पता हो, और यदि अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो सेक्शन का। स्लेंडरनेस रेशियो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉलम में, कंप्रेशन नंबर में। ये क्या होगा यदि आपके पास एल इफेक्टिव की वैल्यू जो है, यदि उसी को अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ डायरेक्शन से अपन डिवाइड कर देंगे। रेडियस ऑफ डायरेक्शन है वो आपकी एक्स एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है। जहां आपका आई मिनिमम होगा वहां अपन आर की वैल्यू अपन निकालेंगे, आर मिनिमम। यदि आर मिनिमम होता है तो L/E/R है, लैम्डा की वैल्यू यानी सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से अपन सिलेंडरनेस रेशियो इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। सिलेंडर रेशियो की डेफिनेशन देखें तो सिलेंडरनेस रेशियो वो कंप्रेशन मेंबर में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू द अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ डायरेक्शन। यानी इफेक्टिव लेंथ को रेडियस ऑफ डायरेक्शन से अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने को सिलेंडरनेस रेशियो मिल जाएगा। अब जैसे यूलर्स थ्योरी अपन ने देखी, आज अपन जैसे पढ़ेंगे रैंकाइन्स फॉर्मूला, जिसमें रैंकाइन्स थ्योरी है। रैंकाइन्स ने क्या किया, एक इम्पेरिकल फॉर्मूला दिया कॉलम का, जिसमें अपन ने जो कवर किया वो वेरी शॉर्ट कॉलम से लेके वेरी लॉन्ग कॉलम तक की रेंज को उसने सेलेक्ट किया। यूलर्स थ्योरी में अपन ने जो देखा था कि यूलर्स थ्योरी ने जो सिलेक्ट किया था वो केवल थ्योरी थी, वो लॉन्ग कॉलम के लिए फिट हो रही थी, यानी बकलिंग के केस में वो चीज फिट हो रही थी जी। यानी शॉर्ट कॉलम के लिए अगर अपने को क्रिटिकल लोड की वैल्यू चाहिए तो आपको यूलर्स थ्योरी से नहीं मिल रही थी। तो रेंकाइंस फॉर्मूले में अपन ने क्या किया कि अपने को वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग कॉलम के लिए अपने को क्रिटिकल लोड की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, यानी अल्टीमेट जो आपकी क्रिटिकल लोड वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। जहाँ पी ये पी और सी जो दे रखा है, पी सी, वो है अल्टीमेट लोड फॉर स्ट्रट। यानी अगर आपका कोई भी स्ट्रट है, कंप्रेशन मेंबर है, उसमें अल्टीमेट लोड कितना लगेगा, जिसमें अपन उसकी शियर स्ट्रेस से, सॉरी अल्टीमेट जो स्ट्रेस है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। पीई जो है वो यूलर्स थ्योरी से अपन जो क्रिपलिंग लोड निकाल रहे हैं वो वैल्यू है, जो कि स्टैंडर्ड गेज के अंदर है π² E/L²। तो इस तरीके से इक्वेशन को अगर अपन रीअरेंज करते हैं तो P इक्वल टू हो जाता है PC.PE डिवाइडेड बाई PE+PC। और फिर यदि इसी P को अपन नीचे ले जाते हैं तो PC इक्वल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + PC डिवाइडेड बाई PE। और PC की वैल्यू को, कंप्रेशन नंबर को अपन देखते हैं FCA। अब FC यहाँ पे क्या है, FC यहाँ पे क्या है, कम जैसे मैंने आपको बताया अल्टीमेट लोड है उसका, अल्टीमेट जो उसकी लोड की स्ट्रेस है वो वैल्यू है। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको डिवाइड करके अपन ने पीई की वैल्यू यहाँ फिट कर दी, और एक फॉर्मूले में अपन ने देखा कि FCA डिवाइडेड बाई 1 + FCA/π² E/L/R का स्क्वायर बनता है। L/R अपन यहाँ पे फिट करके दे सकते हैं। तो ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको अपन ने ए रख दिया, जिसको रैंकाइन कांस्टेंट कह दिया अपन ने मटेरियल का। FCA क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल की, उसके लिए क्रशिंग स्ट्रेस कितनी होगी मटेरियल के लिए, जैसे अपन पहले बात कर रहे थे। L/R है अपना वो एक तरीके से, अगर अपन यहाँ बात करें तो स्लेंडरनेस रेशियो भी है। तो रैंकाइन में आपको क्या, ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान में है तो अपन इजीली तरीके से देखो, ये वाला अपने को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।
ये जो अपन ने दिया है ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला इजीली अपन यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अंदर उसके जो उसका क्रिटिकल लोड है उसकी वैल्यू अपन इससे निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू। तो रैंकाइन्स फॉर्मूला है वो इजी फॉर्मूला है। आयलर्स थ्योरी, आयलर्स जो आपका के थ्रू जो आपका पीई की वैल्यू आई थी अपने पास में, और जो क्रशिंग लोड है उन दोनों को कंबाइंड करके अपन ने, यानी शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के लिए, दोनों के लिए फिट है ये आपके लिए फॉर्मूला। तो इस तरीके से अपन रैंकाइन्स फॉर्मूला के थ्रू अपन ये देख सकते हैं कि पी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। तो इजीली अपन ये इस चीज़ से अपने को एक चीज़ तो ये समझ। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपने पास में ये है, जो कि यूलर्स थ्योरी और रैंकाइन्स थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अपने को एक प्रॉब्लम ये दे रखी है, जैसे कि कैलकुलेट यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेसेस फॉर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स हैविंग slenderness ratio of 50 100 150 200 250 अंडर द फ्लोइंग कंडीशंस। यानी क्रिटिकल स्ट्रेस आपके कैलकुलेट करना है यूलर्स थ्योरी के हिसाब से, जिसमें अपने को कॉलम दे रखे हैं जिनके सिलेंडरनेस रेशियो है वो 50 100 150 200 250 हैं, और बोथ एंड्स उसके हिंज्ड हैं, यानी पिन जॉइंट हैं, और बोथ एंड्स उसके फिक्स्ड हैं। ई की वैल्यू आप इलास्टिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू ले सकते हो 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को जैसे बोथ एंड्स यदि पिंड है यानी हिंज्ड जॉइंट है, उस केस में क्रिटिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई अपॉन, अगर अपन आर आई अपॉन अपने पास में एल स्क्वायर था, तो अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको एक तरीके से पाई स्क्वायर ई अपॉन एल एल अपॉन आर स्क्वायर में रेनटाइन फॉर्मूले को कन्वर्ट करके अपन इसको काम में लेंगे। तो ये एल बाई आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है यदि अपन उसको स्ट्रेस के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। कैसे देखो, जैसे फॉर्मूला क्या था, क्रिटिकल लोड का था। तो अगर मैं बात करूं क्रिटिकल लोड की, एक मिनट। तो क्रिटिकल लोड के अंदर अगर अपने को फॉर्मूला था ये कि पीई अपने पास में था, वो क्या था भाई, पाई स्क्वायर ई आई, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर था, ठीक है। अब ये क्रिटिकल लोड के लिए था। अगर अपने को स्ट्रेस निकालनी है तो अपने वो स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस का मतलब अपन उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे, ए से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो जब आई को ए से डिवाइड करेंगे तो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है वो क्या होती है, आर इक्वल टू रूट, आर इक्वल टू अगर अपन देखें तो वो क्या होती है, आर इक्वल टू होती है अंडर रूट आई अपॉन ए। और अपने पास में आर स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो हो जाएगा आई अपॉन ए। तो ये जो आर स्क्वायर अपन ने लिया है वो आई अपॉन ए से लिया है। और फॉर्मूला पहले किसके लिए था, क्रिटिकल लोड के लिए। अपने को पूछ कर रहा है क्रिटिकल स्ट्रेस पूछ रहा है, तो आई अपॉन ए को अपन ने आर स्क्वायर रखा, तो पाई स्क्वायर ई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया। अब पाई स्क्वायर ई अपने पास में है एल अपॉन आर स्क्वायर करके अपन उसको सिलेंडरनेस रेशियो कर दिया, क्योंकि एल अपॉन आर क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है। तो अब एल अपॉन आर की वैल्यू अपने को दी हुई है, जैसे अपने पूछा कि भाई 100 अगर सिलेंडरनेस रेशियो है तो उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर ई की वैल्यू लगभग 19.739 आती है इंटू 10⁵ और एल अपॉन आर स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर से अपन उसको डिवाइड करेंगे तो 197.4 आ जाएगी। 150 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 87.7 आ जाएगी। 200 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 49.3 आ जाएगी। और 250 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू 31.6 आ जाएगी। तो जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ने से अपने को क्या होता है, क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू घट रही है। ऐसा ही अगर बोथ हैंड्स अगर अपने फिक्स्ड कर दें तो एल इफेक्टिव की जो नीचे एल की वैल्यू एल बाई टू रखी जाएगी।
तो ये ऊपर 4 पाई स्क्वायर E/R² हो जाएगा, और 4 से इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू 78.9.68 इंटू 10⁵ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन इसको 100 के स्क्वायर, 150 के स्क्वायर, 200 के स्क्वायर और 250 के स्क्वायर से अपन इसको पुट कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। इससे अपने को क्या देखने को मिला, एक तो ये पता चला कि बोथ एंड अगर अपन फिक्स्ड कर देते हैं तो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा कि यदि शियर स्ट्रेस की सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ती है तो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू घट जाती है। तो बोथ एंड फिक्स करने से भी अपने को क्या करना, अपने को यूलर्स लोड है उसकी वैल्यू बड़ी भी मिलती है। इसी तरीके से अपन जैसे ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे, एक और प्रॉब्लम में, उसमें अपने को जैसे ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं एग्जाम में, कि एक होलो अलोए ट्यूब है, यानी अलोए मटेरियल की एक ट्यूब बनी हुई है जो कि बीच में से खाली है। ठीक है, खोखली है, 6 मीटर लॉन्ग है, विद एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 50 mm। उसका बाहर का जो डाया है वो 50 मिलीमीटर है, एंड इंटरनल डाया है वो उसका 30 मिलीमीटर है। was found to extend 2.98 मिलीमीटर अंडर टेंसाइल लोड ऑफ 50 kN। यदि उसके ऊपर टू टेंसाइल लोड लगाया जाता है 50 kN का, तो 2.98 मिलीमीटर बढ़ जाती है। फाइंड द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब व्हेन यूज्ड एज ए स्ट्रट। उसको स्ट्रट के तौर पे यूज करें तो बकलिंग लोड निकालिए। अब बकलिंग लोड जहाँ आ गया वहाँ आपको कौन सी थ्योरी यूज करनी है, यूलर थ्योरी। ठीक है, यूज्ड एज ए स्ट्रट विद बोथ एंड पिंड, यानी बोथ एंड्स उसके पिंड है, तो एल की वैल्यू 6 मीटर ही रहेगी। और फाइंड द सेफ लोड ऑन द ट्यूब टेकिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4। तो अपने को उसका सेफ लोड की वैल्यू भी निकालनी है जिससे उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है वो दी हुई है। तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अपने को डाया दिया हुआ, तो इसका मतलब ये आपके पास में ये सर्कुलर है। सर्कुलर है तो इसका मतलब बीच में से ये है वो आपके होलो है, होलो का मतलब खोखली है। अब इसका इंटरनल एक्सटर्नल डाया मतलब सेंटर का आपका ये है, तो ये वाला तो 50 मिलीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 30 मिलीमीटर। तो अपने को तो इस मेटल से मतलब है भाई, इस वाले मेटल पे लोड आएगा, खोखले वाली जगह पे तो कोई लोड आएगा नहीं अपने पास में। तो एरिया अपने को क्या चाहिए, इस मेटल का लोड का एरिया चाहिए अपने को। मेटल का लोड का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 5/4 इंटू 50 स्क्वायर, अगर टोटल करें बाहर वाला एक्सटर्नल डाय ले ले, माइनस और 5/4 इंटू 30 का स्क्वायर कर दिया, तो अपने को एरिया मेटल का मिल जाएगा जिसमें केवल मेटल मेटल आ रहा है। तो एरिया इसका अपन निकाल सकते हैं कि 5/4 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसी तरीके से अपन इसका क्या करेंगे, अपने पास में इसका अगर किसी भी एक्सेस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनिशियल निकाले, आई एक्स एक्स निकाल दें, आई वाई वाई निकाल दें, तो पाई/d⁴ होता है। लेकिन मेटल के लिए निकालें, केवल होलो सेक्शन है, तो पाई/64 d एक्सटर्नल d⁴ माइनस इंटरनल d⁴ आ जाएगा। तो एक्सटर्नल में 50⁴ माइनस 30⁴ आ जाएगा। तो ए और आई की वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में अपने को यूलर थ्योरी का फॉर्मूला यूज करें तो पाई² E I/L² होता है। अब अपने को आई मिल गया, वेरी गुड। अपने को क्या चाहिए, अपने को आपका वैल्यू चाहिए, आपकी ई की वैल्यू चाहिए। ई की वैल्यू इसने दी नहीं। अब आपको पता है कि अपने पास में जो हुक्स लॉ था उसके हिसाब से अपन क्या करते थे, सिग्मा इक्वल टू होता था कि कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या था, इस तरह स्ट्रेन लेते थे, और इसी फॉर्मूले को अपन चेंज करके बनाते थे। तब कैसे बनाते थे कि डेल्टा एल होता था PL/AE। तो P अपने पास में क्या होता है, तो टेंसाइल लोड है तो टेंसाइल लोड, एल अगर अपने पास में लेंथ दी हुई है तो लेंथ, ए यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई अपने पास में होता था इलास्टिक कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से आपने को पता है कि टेंसाइल लोड के कारण वो 2.98 मिलीमीटर बढ़ चुकी है। एरिया अपने को पता है, पी अपने को पता है, लेंथ पता है, तो ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन ई की वैल्यू निकाली, देखो ई इक्वल टू PL/8 इंटू डेल्टा, और अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब अपने पास में बकलिंग लोड निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। और यदि अपने को स्ट्रेस निकालनी होती तो अपने इसको एरिया से डिवाइड करते। तो पाई स्क्वायर ई अपन ने ले लिया 0.8 इंटू 10⁵ जो कैलकुलेट किया है। आई की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल रखी है 267035। और एल स्क्वायर अपने को 6 मीटर है तो मिलीमीटर में अपने कन्वर्ट किया तो अपने पास में आ गया 5865 किलो न्यूटन। ये अपने पास में क्या है, टोटल बकलिंग लोड है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जितना आप लोड दे रहे हो ना बकलिंग लोड में उतना लोड थोड़ी दोगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है उससे 4 से डिवाइड कर दोगे। उतना लोड ही आप उस पे अलाउबल लोड होगा, सेफ लोड उतना ही होगा। यानी अगर कोई कॉलम है वो 100 किलो न्यूटन का है और मैं कह दूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें 2 है, तो इसका मतलब है कि मैं 50 किलो न्यूटन से ज़्यादा उसको लोड नहीं दूंगा। इसी तरीके से इसने कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ले लो, तो इसका मतलब है कि जो टोटल लोड आपका आया है यूलर्स लोड से बकलिंग लोड, उस लोड को 4 से डिवाइड करेंगे, उतना ही लोड अपन उसके ऊपर अलाउ करेंगे। इससे ज़्यादा लोड अपन उसके ऊपर नहीं देंगे। ठीक है। इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम में इजीली तरीके से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फिर एक तरीके से एक आई सेक्शन दे रखा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अपन देखते हैं तो आई सेक्शन है वो ISW अपन बोलते हैं जिसको आप एक हैंडबुक है जिसके अंदर अपने को स्ट्रक्चर की और उसमें जितने भी आपके सेक्शन दिए गए हैं उन सेक्शनों का अलग अलग नाम लिखा हुआ है। ISW मतलब आई सेक्शन है, और फिर डब्ल्यू मतलब थोड़ा हैवी है। और उसमें ISW के नाम से अपने को इसका सेक्शन का नाम रखा हुआ है। उसके अंदर 400 का मतलब है कि 400 उसके अंदर आपके पास में क्या है, उसकी डेप्थ है। तो 8 मीटर लॉन्ग अपने को दे रखा है, यूज एज ए स्ट्रट, बोथ हैंड्स फिक्स्ड है। ठीक है भाई। और अपने को कह रखा है कि भाई ई की वैल्यू आपके पास ही है, यूलर्स के क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आप निकालिए। जबकि सेक्शन के बारे में हैंडबुक में ये दिया हुआ है कि आई एक्स एक्स की वैल्यू तो ये है और आई वाई वाई की वैल्यू ये है। जब तक आपको स्ट्रेस के बारे में पूछ नहीं ले तब तक आप यूलर थ्योरी में क्रिपलिंग लोड पूछ रहा है तो क्रिपलिंग लोड का डायरेक्ट फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई अपॉन आई मिनिमम अपॉन एल ई इफेक्टिव स्क्वायर होता है। आई मिनिमम क्यों लेते हैं, आई मिनिमम लेंगे तब अपने को मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड की वैल्यू मिलेगी। और यदि अगर आप इसके अंदर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता तो पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर का स्क्वायर यानी सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते। तो यहाँ देखो अपने पास में चूंकि लोड ही पूछ रहा है तो अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। आई मिनिमम अपन ले रहे हैं। अब इसने दे दिया कि बोथ हैंड्स है वो फिक्स्ड है, तो यानी जो जितनी लेंथ है उसकी आधी रह जाएगी। 8 मीटर है तो 4/8/2 यानी 4 मीटर रह जाएगी और 4000 मिलीमीटर रह जाएगी। पाई स्क्वायर ई की वैल्यू अपने को 2 × 10⁵ दी हुई है। और अपने को आई मिनिमम देखना है, इसमें से आई मिनिमम कौन सा है, एक्स वाला है कि वाई वाला है। तो आपको पता चलेगा कि वाई है उस पर मिनिमम है, वो वैल्यू पुट करके दिखाएंगे तो वैल्यू मिलती है अपने को 172 × 10⁵ न्यूटन। और ये कह सकते हैं कि 172 किलो न्यूटन। तो ये इजीली है, अगर जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इजीली तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यूलर्स लोड से इसकी वैल्यू कितनी है। अब आपके ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई है कि एक कास्ट आयरन है, होलो कॉलम है, उसका 100 मिलीमीटर एक्सटर्नल डाया है, 80 मिलीमीटर उसका इंटरनल डाया है। और उसको एज ए कॉलम अपन यूज कर रहे हैं, 2.4 मीटर उसकी लेंथ है। आपको रैंकाइंस फॉर्मूला यूज करना है और आपको डिटरमाइन करना है क्रिपलिंग लोड की वैल्यू व्हेन बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड। टेक आपको दे दिया कि FC की वैल्यू यानी उसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, प्रेसिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। और ए की वैल्यू आपको 1/1600 लेनी है। फॉर्मूला आपने 1/P इक्वल टू 1/P सी अपॉन 1/P करके अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि P इक्वल टू FC A 1 + A इंटू LE अपॉन आर का स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला अपन ने रैंकाइन वाले फॉर्मूले में अपन ने इसको ड्राइव किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो FC की वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी गिवन है, 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ए कांस्टेंट की वैल्यू भी अपने को गिवन है, ए इक्वल टू 1/600 1600। अपने को केवल क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, आर की और एल इफेक्टिव की वैल्यू देखनी है। एल इफेक्टिव की वैल्यू बोथ हैंड्स यदि फिक्स्ड है
तो यदि अगर तो फिर 2.4 मीटर का हाफ कर देंगे। और यदि बोथ एंड्स पिन रहेंगे तो 2.4 मीटर यूज करेंगे। तो यहाँ बोथ एंड्स अपने को क्या दे रखी हैं, फिक्स्ड दे रखी हैं, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, 2.4 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.2 मीटर, यानी आपका 1200 मिलीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। तो 1200 मिलीमीटर उसकी लेंथ लेके अपन उसको यूज करेंगे। तो 1200 मिलीमीटर लेंथ यूज करेंगे। एरिया अपने पास में पाई बाई 4 इंटू एक्सटर्नल डाया का स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपके पास में कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर करें तो 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर 7.4 मिलीमीटर आपके पास में इसका एरिया मिल जाएगा। इस तरीके से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पाई बाय 64 100 की पावर 4 माइनस 84 करके आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू क्यों जरूरत है, क्योंकि अपने को रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब आर एल ई अपॉन आर है। तो या तो अपन आर स्क्वायर निकाल लें और फिर एल ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू अलग से पुट कर दें। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई अपॉन ए होती है। तो आई अपने पास ये है, ए की वैल्यू ये है, दोनों को पुट किया तो 1025 मिलीमीटर अपने को मिल गई। इस तरीके से अपन एल ई की वैल्यू एल बाई 2 रख देंगे, क्योंकि बोथ एंड्स आर फिक्स्ड है। तो अपने को 2.4 मीटर है तो 2400 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1200 मिलीमीटर हो गई। तो इससे आप क्रिपिंग लोड की वैल्यू इजीली तरीके से निकाल सकते हैं कि एफ सी की वैल्यू 600 है, ए की वैल्यू अपने पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल ही लिया, और स्मॉल ए की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अपने को 1/1600 दी हुई है। 1200 स्क्वायर अपना एल इफेक्टिव का स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू 1025 है। तो इस तरीके से 90330 न्यूटन अपने को इसकी वैल्यू मिल रही है। किलोमीटर में देखेंगे तो 903.3 किलो न्यूटन अपने को उसकी वैल्यू गेन हो रही है। इजी तरीके से अपन रैंकाइन फॉर्मूले से अगर अपने को क्रिपिंग लोड की वैल्यू अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो ले देता है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले में आपको केवल जो दिया हुआ है वही चीजें निकालनी है। फॉर्मूले में आप अगर ध्यान से देखो तो आप देखोगे फॉर्मूले में क्या क्या चीज निकालनी है उसी से पता लग जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। अब आर निकालना है तो आई भी निकालना पड़ेगा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए। और आर की वैल्यू है वो, आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आई अपॉन ए होती है। आर की स्क्वायर की वैल्यू एल इफेक्टिव की वैल्यू अपने को पता ही है, एफ सी की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल ए की वैल्यू दी है। तो इजीली तरीके से रैंकाइन्स फॉर्मूले से आप क्रिपिंग लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है लगभग आपका फुल नेक्स्ट बार भी एक बार आया हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया उन्होंने कि आपको डायमीटर है वो एज ए रेशियो फॉर्म में दे दिया। कि एक होलो कास्ट आयरन है, वो सिलेंड्रिकल कॉलम है और उसकी 4 मीटर आपको उसकी लॉन्ग दे रखी है। बोथ एंड्स है वो फर्मली फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड फॉर्म में है। फिक्स्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब एल इफेक्टिव की वैल्यू 4/2 यानी 2 मीटर हो गई, ठीक है। और एक्सेल लोड लगा हुआ 200 किलो न्यूटन। तो इसके हिसाब से अपन क्या वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी अपन कि एक्सेल लोड से अपन उसकी वैल्यू क्रशिंग लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं पी अपॉन नहीं करके। द इंटरनल डाया कॉलम का वो आपको 0.8 टाइम्स दे रखा है एक्सटर्नल डाया का। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल डाया डी है तो इंटरनल डाया आपका हो जाएगा 0.8 टाइम्स एक्सटर्नल डाया का यानी डी। आपको सेक्शन की कॉलम है उसको आपको डिटरमाइन करना है, यानी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डाई तो कैलकुलेट करना है, लेंथ तो उसकी अपने पास है ही। एफ सी की वैल्यू 600 दे रखी है, रैंकाइन कांस्टेंट ई इक्वल टू 1/600 दे रखा है 1600, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 6 है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 है, तो अब इसका मतलब अगर आपके पास एक्सेल लोड इतना 200 किलो न्यूटन कैरी कर रहा है तो एक्चुअली में तो अगर ट्रिपलिंग लोड लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 6 से उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये तो अलाउबल सेफ लोड आपके पास में। तो 6 × 200 करें तो 1200 किलो न्यूटन उसका आपका ट्रिपलिंग लोड है एक्चुअली में। तो 1200 किलो न्यूटन अपन उसको पी कैलकुलेट पी मान के चलेंगे कि 1200 किलो न्यूटन उसका तो जो पी सी की वैल्यू है, सॉरी ये आपकी इसकी वैल्यू है एफ सी की जो वैल्यू अपन निकालेंगे उसमें अपन 1200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, उससे अपन उसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास तो यही है, रैंकाइन्स फॉर्मूला में तो कोई दूसरा चेंज है ही नहीं। यहाँ आपको एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यूलेट आर स्क्वायर का मतलब आई अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है। यदि आपने एक्सटर्नल डाया डी मान लिया और इंटरनल डाया 0.8 डी मान लिया तो आपके पास में पाई बाई 4 इंटू 0.36 डी स्क्वायर आपके पास में एरिया आ गया।
इसी तरीके से अगर आप कैपिटल आई की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 5/64 डी की पावर 4 0.8 की पावर डी की पावर 4 कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 5/64 इंटू 0.60 इंटू डी की पावर 4। अब आर स्क्वायर की वैल्यू में अपन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास में इन दोनों को डिवाइड करने पे 0.1025 डी स्क्वायर अपने पास वैल्यू मिल रही है। तो आर स्क्वायर में अपन वैल्यू पुट करेंगे 0.1025 डी स्क्वायर। एल इफेक्टिव की वैल्यू अपने पास में 4/2 मीटर यानी 2000 मिलीमीटर अपने को पुट करनी पड़ेगी। पी की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, जैसे अगर लोड ही वैल्यू दे रहा है तो एरिया से भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये केवल लोड के लिए फॉर्मूला है। तो अपन 200 × 6 यानी 1200 किलो न्यूटन कर देंगे। 1200 किलो न्यूटन करेंगे तो अपने पास में इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 इंटू 10⁻³ कर देंगे। और यहाँ 600 आपका वो एफ सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है। और इस तरीके से अपन फॉर्मूला पुट करके और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो डी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ डी की वैल्यू आ रही है 106 और जो इंटरनल जो उसका डाया आ रहा है वो आपका आ रहा है 84.8 मिलीमीटर। तो इस तरीके से अपन इजीली तरीके से रैंकाइन फॉर्मूले में आपके पास में एक दो तरीके से प्रॉब्लम चेंज होकर आती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप इसको इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो।